today's point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. सो गाइस देखिए, आज टुडे करंट अफेयर्स के बारे में लोग यहाँ बात करने वाले हैं और मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं। टुडे करंट अफेयर्स का टाइम हो चुका है और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो टुडे करंट अफेयर्स की क्लासेस है वो मॉर्निंग में 7 o'clock पे आती है। तो आप इसको रेगुलरिटी के साथ फॉलो कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आज डेट क्या है? आज है 19, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आज क्या है, आज 19 मार्च है। और एंड जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप हम लोगों को आईएएस पॉइंट की टीम को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हम लोगों को व्हाट्सएप पे आप लोग का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आईएएस पॉइंट की टीम की तरफ से, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक का कि आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ एंड आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी आपका एडिटोरियल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उस तरीके से बहुत सारा जो मटेरियल होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, फर्स्ट करंट अफेयर की जो फर्स्ट न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में जय शाह का कार्यकाल बढ़ा और 2024 तक वो बने रहेंगे अध्यक्ष। तो इसमें क्या क्या है कि उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ गया है। कितना हो गया है? 24 तक अब वो अध्यक्ष बने रहेंगे। आपको पता है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह का जो एशियन क्रिकेट थे काउंसिलिंग एससीसी के अध्यक्ष के तौर पे कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वह 2024 तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। शनिवार को क्या है कि कोलंबो श्रीलंका में एससीसी जो भी सालाना होने की जो बैठक होती है उस पर ये फैसला लिया गया है। और वो जो शाह थे वो 2021 में इस पद पे क्या हुए थे, नियुक्त उन्हें किया गया था। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। तो आप क्या करेंगे, इसको छोटे से पॉइंट में लाइक 1-2 लाइन में आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। नोटबुक पे अगर आप नोट कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आप मेकिंग कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम पे। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ में हमें क्या बताया गया है, टीसीएस के अगले 5 साल के लिए फिर से राजेश गोपीनाथन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। आपको पता है कि टाटा जो कंसल्टेंसी है तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो सर्विसेज होता है कि टीसीएस में राजेश गोपीनाथन को अगले 5 साल के लिए, दैट्स मीन कि 21 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2027 के लिए फिर से प्रबंधन जो निर्देशक हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं अगर बात करें गणपति सुब्रमण्यन की, तो उसमें क्या हुआ है कि मुख्य जो परिचालन है अधिकारी उनको नियुक्त किया गया है। गोपीनाथन के नेतृत्व में टीसीएस का जो राजस्व है वो 17.6 बिलियन है, ठीक है। जैसे कि 1336 अरब से बढ़ के कितना हो गया है, 22.2 बिलियन, 1686 अरब वो हो गया है। तो देखिए, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप इसको क्या है कि आप इसको इस तरीके से ही पूरा नोट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छे से बनी रहेगी और आप इसको काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे। और आप क्वेश्चन भी अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि नागालैंड विधानसभा में सभी जो काम होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। नागालैंड विधानसभा में अब सभी काम जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। ऐसा करने वाली यह देश की पहली विधानसभा है और इसके लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा की शुरुआत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष जो शेरिंग थे, उन्होंने लोक कुमार ने बजट सत्र में पहले दिन ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में ई बुक बनाई गई और ई बुक वह माध्यम है जो कागज रहित जो कामकाज है उससे छुटकारा दिलाएगी और विधानसभा के सदस्य अपने कामकाज के लिए ई विधान एप्लीकेशन नेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके।
और कोई भी डाउट है इसको लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। आपको पता है कि पंजाब सरकार की अधिवक्ता अनमोल रतन जो सिंधु है उनको पंजाब का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। देखिए पंजाब सरकार ने क्या किया है कि जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने जो अधिवक्ता है अनमोल रतन जी, तो उन्होंने पंजाब का नया महाधिवक्ता क्या हुआ है कि उनको नियुक्त किया गया है और सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। क्या होगा कि जो अधिवक्ता हैं सिंधु, तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एसोसिएशन जो 8 बार अध्यक्ष हो रहे हैं, साथ ही पंजाब के तत्कालीन जो महाधिवक्ता हैं, तो उन्होंने क्या हुआ है कि दीपेंद्र सिंह एंड पटवालिया ने राज्य विधानसभा के चुनाव एंड परिणामों के बाद पद के इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि पहले अधिसूचना उन्होंने जारी की, साथ ही कि 8 बार वो अध्यक्ष रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताती है, नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है कि भारत इस वर्ष फीडे शतरंज ओलंपियाड में जो मेज़बानी है वो करेगा। भारत इस वर्ष होने वाले जो शतरंज है ओलंपियाड, तो उसमें मेज़बानी उन्होंने हासिल कर ली है। ये टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, चेन्नई में इसको आयोजित किया जाएगा। ओलंपियाड की जो संभावित तिथि है वो 16 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में तय की गई है और यह शतरंज ओलंपियाड पहले रूस में आयोजित किया जाना था, लेकिन यूक्रेन के हमले के बाद क्या हुआ है कि इसको रूस में ये टूर्नामेंट नहीं कराने का फैसला लिया गया। और उसके बाद से ये इस घोषणा के बाद तमिलनाडु सरकार और जो अखिल भारतीय है ना, तो उन्होंने क्या किया कि महासंघ में इस प्रतिष्ठा को टूर्नामेंट की जो मेज़बानी है उसको हासिल करने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। देखिए इसके बारे में मैंने आपको न्यूज़ पहले भी बताई थी कि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी, इसको कंटिन्यू वॉच किया होगा तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी कि बताया था कि इस बार वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, शतरंज ओलंपियाड। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को नॉलेज दी थी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे डायरेक्टली ये पुटअप किया गया है कि किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप एंसिक्लेनिस एरिया मतलब CESA से जोड़ा गया है, तो उसका आंसर होगा यूक्रेन। क्या होगा उसका आंसर, यूक्रेन होगा। आपको पता है कि यूक्रेन हाल ही में जो कॉन्टिनेंटल है यूरोप एंसिक्लेनिस एरिया से इसको जोड़ा गया है और एक विद्युत ये क्या है, यह एक विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यह कदम यूक्रेन को रूस से अपने जैसे कि पावर सिस्टम को अलग करने की अनुमति देगा। साथ ही अगर जानना चाहे इसके बारे में कि जो इस कदम की जो योजना है वो 2014 में रूस द्वारा कर्मियों पे कब्जा करने के बाद से इसको बनाई गई थी। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपके उनमें कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पुटअप किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिकल वाहन जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक है तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, वाहन लॉन्च किया गया है तो टोटा ये है। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उन्होंने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पे आधारित जो उन्नत ईंधन है शेन इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है और इस वाहन का नाम क्या होगा, टोयोटा, ठीक है। तो टोयोटा मराइज का नाम होगा और ये जो होगा ना कि यह भारत में अपनी जैसे कि बात की जाए कि अपनी तरह की पहली परियोजना है और जिसका जो उद्देश्य है वो देश में ईंधन सेल इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए एक बोलते हैं ना कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, तो उस तंत्र का जैसे कि ये हाइड्रोजन से चलता है और पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप कब देंगे तब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ आप डेली रेगुलर के साथ इस क्लास को फॉलो कीजिए
करंट अफेयर की। अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, लाइक कि अभी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर कोई भी डाउट है उसको लेके तो आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के नाम पे क्या है कि ग्रीन ट्रायंगल जो उद्घाटन है वो किस देश में किया गया है। देखिए मेडागास्कर इसमें किया गया इसका इस देश में। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि भारत की स्वतंत्रता जैसे कि 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी कि एंटानानारिवो में क्या हुआ है कि महात्मा गांधी के नाम पे एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नॉलेज लेवल क्वेश्चन भी है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन की। देखिए दिशांक, तो दिशांक में किस भारतीय राज्य भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटका में ये है। अगर आपसे बात की जाए यहाँ पे इसको डीपली जानने की, डेप्थ में तब हम इसे जानते हैं, तो हमें पता चलेगा कि दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक द्वारा सभी भूमि अभिलेखों जैसे भूमि परियोजना के तहत कि डिजिटलीकरण के लिए लागू किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को कर्नाटक राज्य रिमोट एंड सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कर्नाटक भौगोलिक सूचना पे क्या किया गया है कि कार्यक्रम के तहत इसको विकसित किया गया है। और इससे पारदर्शिता आने की, जो भूमि संबंधी विवाद जो होते हैं, विवादों में कमी आने की उम्मीद है। ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भूमि संबंधी जो भी विवाद हैं तो उससे वो विवाद थोड़े कम हो सकते हैं, ये यहाँ पे उम्मीद को जताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 5 एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए हाल ही में किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डिलाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाया है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। किसने बनाया इसको, डिलाइट सेविंग टाइम किसने बनाया, डीएसटी, तो आपको याद रखना है अमेरिका। चलिए बात कर लेते हैं इसको डेप्थ में जानने की। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आप लोगों को कि अमेरिका में सीनेट जो सर्वसामान्य डिलाइट हैं उन्होंने सेविंग टाइम डीएसटी को स्थायी बनाने वाला जो कानून है वो पारित किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें सर्दियों के आगमन और प्रस्थान के साथ साथ जो घड़ियां हैं, घड़ियों को आगे और पीछे करने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वो प्रथा है, प्रथा को क्या किया है, समाप्त कर दिया है। एक कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रत्येक नंबर घड़ियों के जो मानक हैं वो समय से 1 घंटे के पीछे करने की जो प्रथा है वो बंद हो जाएगी। और डीएसटी जो मार्च में शुरू होता है, ठीक है, वो पूरे वर्ष प्रभावी होगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा भी है। और आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आज 5, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो ऑलमोस्ट आपका जो टुडे करंट अफेयर्स है एंड विद आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से लर्न कर लेना और जो न्यूज़ है उसको अच्छे से समझ के पढ़ लेना। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे पूछ लेना। एंड रिपीट अगेन कि आप इसको रेगुलरिटी के साथ इस क्लास को फॉलो कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे इजीली पूछ ही सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।